नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संधि और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप लोग ना अपने सिलेबस को देखोगे ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्रीडीलेट एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस को देखोगे ना, तो आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक में ही ना आप लोगों को मिलेंगे संधि एवं उसके प्रकार के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ना मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से ना संधि क्या होता है उसको बताऊंगा और उसके जो विभिन्न अलग अलग प्रकार है ना उसको बताऊंगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से एक बार पढ़ लोगे ना तो कभी भी आप लोग नहीं भूलोगे। और कैसे आप लोगों को जो अलग अलग प्रकार की संधि है ना उसको पहचानना है, इन सारी चीज़ को मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा और उस थ्योरी के बाद ना आप लोगों को लगभग 20 से 25 ना एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पहले थ्योरी पे जो है ना उस पर ध्यान देना है। अगर थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे ना तो फिर एक बार इस क्लास को देख लोगे, दोबारा कभी भी नहीं भूलोगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाए और प्रॉपर टाइम पे आप लोग अपना क्लास ले पाओ। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और उसके बाद ना इसका जो पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके टेलीग्राम पर ना, तो वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ना इसका जो पीडीएफ रहेगा ना उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग की तैयारी ना बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहला हम लोग ना संधि का थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यानपूर्वक आप लोग ना पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग केवल ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जो मैं आप लोगों को नोट करने को बोलूँगा ना तो उन सारी चीज़ को आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संधि रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला संधि क्या है उसको जानते हैं, मतलब संधि शब्द क्या होता है उसको जानते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संधि किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके अलावा संधि का क्या अर्थ होता है, सामान्य अर्थ में मेल होता है। क्या होता है, तो सामान्य अर्थ में संधि का जो अर्थ होता है ना वो मेल होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, संधि दो वर्णों का मेल है। मतलब जो ये संधि है ना वो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए संधि की परिभाषा को पढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार है अर्थात परिवर्तन जो उसमें होता है ना तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। संधि का निर्माण तत्सम शब्द संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो संधि का किसका निर्माण हुआ है, तो संधि का जो निर्माण है ना वो तत्सम शब्द से हुआ होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद संधि के जो गुण है ना उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला उसका गुण है उसको पढ़ो। दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय। ठीक है, तो देखो एक शब्द आप लोग का ये हिम हो गया, दूसरा शब्द जो है आलय हो गया। इन दोनों शब्दों के मेल से ना क्या बना है, तो हिमालय शब्द बना है। ये संधि का जो गुण है वो बताता है। दूसरा क्या है उसको पढ़ो। संधि निरर्थक अक्षर को मिलाकर सार्थक शब्द बनती है। जो संधि है ना वो निरर्थक अलग अलग जो शब्द है उसको मिलाकर ना एक सार्थक शब्द बनती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तीसरा को पढ़िए। संधि में प्राय शब्द का रूप छोटा हो जाता है। संधि में जो प्राय शब्द का जो रूप होता है वो छोटा हो जाता है। मतलब एक शब्द हो गया, एक शब्द ए हो गया और उसको जब एक रूप में इसको बनाया ना तो ये छोटा शब्द में आया ना दोनों मिला करके। तो यही बोला है तीसरा वाला जो पॉइंट है वो। ठीक है, चौथा को पढ़िए। संधि में समास नहीं होता है किंतु समास में संधि होता है। ठीक है, ये इसको आप लोगों को चाहो तो याद रख लो या नोट करके रख लो। ठीक है, संधि में समास नहीं होता है लेकिन समास में संधि होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें समास होता है किसमें नहीं होता है, ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कूट में। ठीक है, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। विशेष जो दिया है उसको पढ़िए। उसके बाद संधि का विच्छेद होता है। मतलब जो संधि होता है ना उसका विच्छेद होता है। मतलब एक जैसे ये शब्द मैंने दे दिया, अब उसका आप लोग को बोला जाएगा कि संधि विच्छेद कीजिए, मतलब इसको अलग अलग कीजिए, ये पूछा जाएगा। यही इसके विशेषता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो। वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब ये जो एक वर्ण ये हो गया, दूसरा वर्ण ए हो गया ना, तो वर्णों को अलग अलग करते हुए जब हम लोग करते हैं ना तो उसे क्या कहेंगे, तो संधि विच्छेद कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। दो शब्द जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के
लिए शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे में मिल जाते हैं। मतलब साफ साफ बताओ ना, तो ये हीम धन आलय जो लिखा है ना, तो इसमें बोला है कि जो एक शब्द है ना, तो उसके जो अंतिम शब्द है वो, और उसके बाद जो दूसरा ये जो शब्द है ना, तो उसका शुरुआती में जो वर्ण आएगा ना, वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, मिल जाता है बोला है। ठीक है, एक दूसरे में समाहित हो जाता है, ये बोला है। ठीक है, तो यही किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसे देखो आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊँ तो ये पहला शब्द देखो हिम, दूसरा शब्द देखो आलय। तो हिम लास्ट में देखो इसमें क्या रहा है, आ रहा है ना, और इसमें देखो आलय है ना, तो इसके शुरुआती में क्या रहा है, तो इसमें भी आ रहा है। तो अ धन आ मिला के क्या होगा, आ बन जाएगा, बराबर करके ये आ हो जाएगा। तो एक दूसरे का जो ये शब्द है आपस में केवल क्या हो गया, मिल गया ना, हिमालय करके, है ना। तो यही लास्ट वाला जो शब्द है ना, वो जो लाइन है वो कहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा ना, सारे के सारे डिफरेंट को भी बताऊँगा आप लोगों को। पहले आप लोग को केवल संधि क्या होता है इसे जानने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। संधि के 3 भेद होते हैं, मतलब जो संधि है ना उसके 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले ये जो संधि के भेद को बोलोगे ना, तो पहला में जो आएगा वो स्वर संधि होगा, दूसरा जो होगा वो व्यंजन संधि होगा, तीसरा जो होगा वो विसर्ग संधि होगा। ठीक है, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार हो गया। उसके अलावा ये जो स्वर संधि है ना, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। आप लोगों को इसे मुखाग्र याद होना चाहिए, चाहे रट लो चाहे याद कर लो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन याद होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो देखो स्वर संधि के 5 प्रकार में कौन कौन सा है। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादी स्वर संधि। इन सारे जो संधि है इसको कैसे पहचानना है, शब्द को देखकर मैं आप लोगों को सरल तरीका बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ अभी है ना आप लोग ये जो संधि के प्रकार है उसको याद रखो सबसे पहला। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना इसका जो क्वालिटी है ना, मतलब इसके जो प्रकार है ना स्वर संधि के ना, उसको कैसे पहचानना है आप लोगों को मैं जैसा मैं समझाऊँ ना उसी प्रकार से आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग के लिए एक बार में आसान हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला ना ये जो स्वर संधि है ना उसके परिभाषा को पढ़ लेते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब जो स्वर आप लोगों को पता होगा ना कि एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर आ से अंगूर तक की जो होता है वो आप लोगों का स्वर होगा, और व्यंजन जानते हो क से आप लोग का जो ज्ञा तक की जो होता है वो व्यंजन होता है, आप लोग को पता होगा, है ना। पहले मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया ना, अलग अलग करके जो पहला क्लास लिया था उसमें नहीं देखा होगा तो जा कर के शुरू से देख लीजिए, तो आप लोगों को और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा भेद को जानते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, मतलब ये जो स्वर संधि है ना उसके जो भेद हैं, उसके जो प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था ना, सबसे पहला क्या बोला था, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ऐसे ही आप लोगों को मुखाग्र याद रखना है। ठीक है, चलिए तो जो ये स्वर संधि है ना उसके जो पहला जो प्रकार है ना दीर्घ स्वर संधि ना, उसको सबसे पहला पढ़ते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, सबसे पहला उसका परिभाषा दो दिया है ना, उसको थोड़े से पढ़ लो। दो सवर्ण स्वर मतलब ह्रास्व या दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ और त्री आपस में मिलकर क्रमशः आ ई उ त्री हो जाते हैं। अगर मैं इसे थोड़े से और सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो दीर्घ स्वर संधि को आप लोगों का जो पहचानने का तरीका ये है ना कि इसमें ना अलग अलग आप लोगों को शब्द दिया जाएगा, जिसके अंत में अगर आप लोगों का आ ई उ जो आएगा ना और त्री जो होगा ना, उसको आपस में जब मिलाओगे ना तो वो उसके परिवर्तन मतलब संधि होने के बाद ना ये आ ई उ और त्री में परिवर्तन हो जाता है ना, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें देखो, सबसे पहला अ और अ मिलाकर क्या बनता है, आ बन जाता है। उसी प्रकार से अ और आ मिलाकर क्या बनेगा, ये भी आ ही बनेगा। आ और अ मिलाकर क्या बनेगा, ये भी आ ही बनेगा। और आ मिलाकर क्या बनेगा, तो आ ही बनेगा चारों में, चाहे ऐसे। मतलब ये है कि कान को इस तरफ से पकड़ो या उस तरफ से पकड़ो, दोनों में बन एक ही रहा है। ठीक है, सेम ये दूसरा वाला जो पैटर्न है वो भी बोला है। छोटी ई और छोटी ई मिलाकर क्या होगा, बड़ी ई बनेगा। छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर क्या होगा, फिर से वही ई बनेगा। मतलब जिस प्रकार से ये बनेगा ना सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा।
सेम उसी प्रकार से इसको देखो, ऊ और ऊ मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। मैंने आप लोग को बताया ना कि आप लोग अपने कान को चाहे बाईं ओर से पढ़ो चाहे दाईं ओर से पकड़ो, दोनों एक ही कहलाएगा बोल करके। तो इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। 3 और 3 मिलकर क्या होगा, तो 3 ही हो जाएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को ना एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, तो आप लोग जैसा मैं बताऊँगा उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ो। सवर्ण के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। तो इसको अच्छे से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो एग्जाम्पल जो दिया है ना उसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे आ प्लस अ मिलाकर क्या होगा, आ बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना ये वाला। तो उसके बाद सबसे पहला जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया है उसको देखो। जैसे आप लोगों का इस प्रकार के जो अगर आप लोग को मिलेगा ना, तो आप लोग का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आप लोगों को इसको आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को केवल ये वर्ड को देखना है और किस प्रकार से उसका संधि विच्छेद होगा ये आप लोगों को सोचना है और समझना है, ठीक है। तो आप लोग जब इसको देखोगे ना, ये जैसे लोक धन अर्पण मतलब लोकार्पण जो लिखा है ना, तो इसको कैसे संधि विच्छेद करोगे देखो और इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करो। तो शुरू का जो 2 वर्ड है ना रहेगा ना, मतलब जो 2 शब्द रहेगा ना उसको आप लोगों को लेना है। जैसे लोक हो गया ना, तो ये लो का करके ऐसे अलग करना है और उसके साथ क्या होगा, अर्पण हो जाएगा। क्या होगा, तो अर्पण करके ना ऐसे आप लोगों को ऐसे डिफरेंट को पहचानना है, ठीक है। जब इसको देखोगे ना लोक धन अर्पण, उसके बाद क्या होगा, लोकार्पण, ठीक है। तो ये आ प्लस आ में कन्वर्ट हो रहा है ना, आप लोग देखो जैसे ये लोक हो गया, उसके बाद क्या बदला, अर्पण हो गया। तो यहाँ पास लोक के बाद क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ जा रहा है आप लोगों का, इसमें छिपा हुआ है आ की जो मात्रा है वो, और शुरुआती में ये जो आ की मात्रा है दोनों क्या हो रहा है, तो ये आ और ये आ मिला करके क्या बन रहा है, यहाँ पास जब एक साथ संधि विच्छेद करके इसका पूर्ण रूप निकालोगे तो लोक धन अर्पण बराबर क्या होगा, लोकार्पण। तो आ में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये कन्वर्ट को अगर समझ जाओगे ना तो आप लोगों का एक शब्द में याद आ जाएगा कि हाँ यार ये तो आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, निम्नांकित, निम्न धन अंकित, अ करके कन्वर्ट हो रहा है ना, निम्न धन अंकित तो निम्नांकित हो जाएगा, है ना। तो वो आ में कन्वर्ट हो रहा है ना, समझो आप लोग जो कन्वर्ट हुआ है उसको शब्द को समझो। आ में हुआ है इसका मतलब क्या होगा, तो आप लोगों का वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तीसरा को देखो, पराधीन, पर धन आधीन, तो पर इसमें आ छुपा हुआ है, फिर अधीन लिखा है, ये जो शुरू का वर्ड है वो, और इसमें जो अ छुपा हुआ है वो, अ और अ मिलाकर क्या बन रहा है, पराधीन, है ना। तो आ में कन्वर्ट हुआ ना ये वाली जो मात्रा है वो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। ऐसे आप लोगों को छोटे छोटे जो अंतर है ना उसको पकड़ना है। उसी प्रकार से कल्पांत, कल्प धन अंत बराबर क्या होगा, कल्पांत हो जाएगा। उसी प्रकार से चरणामृत, चरणामृत का क्या होगा, चरण धन अमृत बराबर चरणामृत। आप लोगों को इसको नहीं देखना है संधि विच्छेद जो हुआ है वो, आप लोगों की जो प्रश्न में आएगा ना वो ये वाली जो शब्द है ना डायरेक्ट उसको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि चरणामृत का संधि विच्छेद कीजिए या अभ्यारण का संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसे ध्यान देना है, ठीक है। अभ्यारण का क्या होगा, अभय धन अरण्य हो जाएगा। क्या होगा, तो अभय धन अरण्य बराबर अभ्यारण। जैसे इसके अंदर आ छुपा हुआ है या में और ये शुरू में आ दिया है वो, तो आ प्लस आ मिलकर क्या होगा, तो आ में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देखो अभ्यारण या में आ की मात्रा लगा है ना, तो ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से और पढ़ते हैं। थोड़े से आप लोगों के लिए और एक जो एग्जाम्पल है वो लेकर के आया हूँ। देखो आ धन आ बराबर क्या होगा, आ होगा। हम लोगों ने शुरू में भी बताया था ना आप लोग को, जैसे फर्स्ट में एक लिखा है भोजनालय, तो इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो शुरू का भोजन धन आलय हो जाएगा। क्या होगा, तो भोजन शुरू का वर्ड आ जाएगा, है ना, ये ना तक की, और उसके बाद आलय हो जाएगा। क्यों, तो ये आ की मात्रा है ना वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, मतलब दिखने लगेगा अलग। तो इसमें से क्या होगा, तो इसमें से आ निकल जाएगा और इसमें से ये जो आ है ना वो निकल जाएगा, है ना। तो दोनों आ धन आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ना में आ की मात्रा आ जाएगा। तो भोजन धन आलय बराबर क्या होगा, भोजनालय। उसी प्रकार से हिम धन आलय बराबर क्या होगा, तो हिमालय हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा, तो परमात्मा कैसे होगा, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। उसी प्रकार से रत्नाकर, रत्न धन आकार। आप लोगों को इसे नहीं देखना है, सिर्फ इसको देख करके माइंड में सोचना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार से परमानंद, परम धन आनंद बराबर परमानंद। उसी प्रकार से धर्मांत, धर्म धन अंत बराबर धर्मांत। ये आप लोगों को समझ में आया ना कि अ और आ मिलकर क्या होगा, आ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। समझ में आया ना आप लोगों का फर्स्ट वाला। ऐसी ही आप लोगों को कन्वर्ट को समझना है, उसके अलावा और सोचोगे ना और कोई ट्रिक है तो उसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरा जो प्रकार है ना स्वर संधि के ना, तो उसमें गुण स्वर
संधि दूसरा इसका प्रकार है, ठीक है। और इसका अगर कि थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ोगे ना तो अ या आ वर्ण के साथ ई या ई आए तो दोनों के साथ ए हो जाते हैं। इसको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका जो ट्रिक है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा में देखो उच्चारण में देखो, एक जो मात्रा आप लोगों का आएगा ना, एक जो वर्ड आप लोग का जो आएगा ना, उसमें अगर आप लोगों का जो कन्वर्ट है ना वो एक ही मात्रा आए, ठीक है, या एक ही मात्रा आए, ठीक है, ऐसे वाला, या उसके अलावा जो रारिफ मतलब जो र की मात्रा आएगा ना तो वो आप लोगों का गुण स्वर संधि कहलाएगा। मतलब अगर आप लोग संधि विच्छेद किसी शब्द का करोगे ना, जैसे ये इसका जो देवेंद्र है ना, तो उसका अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो संधि विच्छेद होने के बाद जो इसका जो वास्तविक जो आंसर आएगा ना तो उसमें अगर कहीं इसकी मात्रा आ जाए या एक की मात्रा आ जाए या रारिफ की मात्रा आ जाए ना तो वो आप लोगों का गुण स्वर संधि कहलाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, इसमें जो दिया है उसमें का, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप लोगों को इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, चाहो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना इसको समझने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला ये जो देवेंद्र लिखा है ना उसको पढ़ो और उसके बाद इसका संधि विच्छेद करो। तो देवेंद्र का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, देव धन इंद्र हो जाएगा। क्या होगा, तो देव धन इंद्र हो जाएगा। और इसका जब संधि विच्छेद करने के बाद इसका जो प्रॉपर इसका जो आंसर आएगा ना संधि विच्छेद होने के बाद तो वो क्या आएगा, तो देवेंद्र हो जाएगा। क्या होगा, तो देवेंद्र, ये इसका ना संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कन्वर्ट क्या हुआ, मतलब क्या इसके शब्द में रूप में बदलाव आया, ये सबसे पहला देखो। देव धन इंद्र बराबर क्या होगा, देवेंद्र हो जाएगा। तो एक ही मात्रा इसमें आया कि नहीं, इसमें एक ही मात्रा, इसमें देखो द में पहले से है, लेकिन ये जो वह है इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है संधि विच्छेद में। लेकिन संधि विच्छेद करने के बाद जो आंसर हम लोग का जो आया ना तो उसमें क्या हुआ, एक ही मात्रा लगा है कि नहीं। सबसे पहले देखो देव धन इंद्र बराबर क्या हुआ, देवेंद्र। तो देवेंद्र में एक ही मात्रा आया है कि नहीं। तो मैंने आप लोग को फर्स्ट में क्या बोला था, अगर एक ही मात्रा आए, अगर ये वाला इस प्रकार से ओ की मात्रा आए या रारेफ की र वाली जो मात्रा है अगर ऐसे कन्वर्ट होता है ना तो वो आप लोगों का क्या होगा, गुण स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुण स्वर संधि कहलाएगा। आप लोगों को अब समझ में आया ना। सेम उसी प्रकार से ये भारतेंदु लिखा है, इसका संधि विच्छेद करो। भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, एक ही मात्रा इसमें भी परिवर्तित हुआ है ना, भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, तो एक ही मात्रा इसमें भी आया ना, तो भारतेंदु जो होगा वो कौन सी संधि होगा, तो गुण स्वर संधि होगा। उसी प्रकार से घ्राणेन्द्रिय ये जो लिखा है उसको आप लोग सबसे पहले संधि विच्छेद करो। घ्राण धन इंद्रिय बराबर घ्राणेन्द्रिय, एक ही मात्रा इसमें भी आया ना। सेम उसी प्रकार से सुरेंद्र जो लिखा है उसका संधि विच्छेद करो। सुर धन इंद्र बराबर क्या होगा, सुरेंद्र होगा, तो इसमें भी एक ही मात्रा आया ना, तो एक ही मात्रा जिसमें भी आएगा वो गुण स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो लिखा है उसको ध्यान मत दो, आप लोग जो कन्वर्ट होने के बाद जो परिवर्तन आया है ना उसको ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे ये राजेश लिखा है, राजेश का सबसे पहला संधि विच्छेद करो। राजा धन ईस बराबर राजेश होता है, तो राजेश में क्या परिवर्तन आया, तो राजा धन ईस बराबर राजेश, एक ही मात्रा में कन्वर्ट हुआ ना। उसी प्रकार से महेंद्र को देखो, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, एक ही मात्रा में कन्वर्ट हुआ, इसमें भी, इसमें एक ही मात्रा है क्या, संधि विच्छेद में नहीं है ना। संधि विच्छेद के बाद जो आंसर है उसमें एक ही मात्रा लगा, मतलब गुण स्वर संधि आएगा। उसी प्रकार यथेष्ट को देखो, यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट, तो यथेष्ट में भी एक ही मात्रा आ रहा है तो वो गुण स्वर संधि होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखो, गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश का संधि विच्छेद करो। गुड़का धन ईस बराबर गुड़ाकेश, तो एक ही मात्रा आया। उसी प्रकार के उमेश, तो उमा धन ईस बराबर उमेश, एक ही मात्रा इसमें भी आया। उसी प्रकार से रमेश, राकेश, महेश, लंकेश, महेश, राजेश, जिसमें भी आप लोग संधि विच्छेद करोगे ना, लंकेश लंका धन ईस बराबर लंकेश, एक ही मात्रा आ रहा है कि नहीं जी आप लोगों का, ये बताओ। इसमें परिवर्तन होने के बाद देखो ना जी, है महा धन ईस बराबर महेश, एक ही मात्रा इसमें आया कि नहीं। और जिसमें भी एक ही मात्रा में परिवर्तन होता है ना वो आप लोगों का गुण स्वर संधि कहलाता है। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो आप लोगों को इसी प्रकार से ना इसको कन्वर्ट करके देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा जो थर्ड प्रकार है ना, मतलब स्वर संधि के जो तीसरा प्रकार है ना वो वृद्धि स्वर संधि होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। आ या आ के बाद ए या ए के आने से दोनों मिलकर ए का निर्माण करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो, आ के बाद ओ के आने से दोनों मिलकर औ का निर्माण करते हैं।
इसका थ्योरी को एकदम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो समझने का जो तरीका है, इसको पहचानने का जो तरीका है ना, वो ये है। एक शब्द में मैं अगर आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोग किसी शब्द का संधि विच्छेद करोगे और संधि विच्छेद होने के बाद अगर परिवर्तन ओ में हो जाता है और औ में हो जाता है, किसमें, तो ओ की मात्रा और औ की मात्रा में अगर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। ये मात्रा में अगर कन्वर्ट हुआ, अगर उसका रूप बदला, तो वो वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। इन दोनों को आप लोगों को कन्वर्ट जो रूप है उसे समझना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ी से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। एक ये जो शब्द है, अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, 1 बराबर 1। क्या अलग से परिवर्तन आया इसमें, तो जो एक जो परिवर्तन है ना, उसमें ना ए की मात्रा आया, देखो डबल वाला ऐसे वाला आया कि नहीं जी, देखो ना इसमें है। तो 1 बराबर क्या हो गया, 1। तो ए की मात्रा जो आया है कि नहीं, ये बताओ दोनों में इसमें। तो ए ये जो मात्रा आया है ना, वो वृद्धि स्वर संधि को दर्शाता है। समझ में आया ना। दूसरा को देखो, दिनैक, दिन धन 1 बराबर दिनैक, इसमें भी देखो ए की मात्रा में परिवर्तन हुआ है। संधि विच्छेद में किसी भी प्रकार से ऐसी मात्रा में नहीं लिखा है, लेकिन संधि विच्छेद होने के बाद जो उसका शब्द में जो कन्वर्ट हुआ ना, तो उसमें ये मात्रा में आया ना। तो ऐसे परिवर्तन को अगर आप लोग समझोगे ना, तभी आप लोग इसके जो अंतर है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और बता पाओगे कि ये कौन सी स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो ये वाला थर्ड वाला, ठीक है, लोकैक जो लिखा है वो लोक धन 1 बराबर लोकैक। उसके अलावा देखो तत्रैव, तत्र धन एव बराबर क्या है, तत्रैव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग का। नेक्स्ट को देखो तथैव, तथा धन एव बराबर तथैव, ए की मात्रा में कन्वर्ट हो रहा है ना जी, देखो ना जी हैं। उसके अलावा देखो सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव, ए की मात्रा में बदला कि नहीं, द में देखो ए की मात्रा आ रही है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से मात्रा नहीं है। तो ऐसे अंतर को आप लोगों को समझना है, तभी आप लोग समझ पाओगे कि ये वृद्धि स्वर संधि होगा, ठीक है। वसुदेव लिखा है, उसको देखो, वसुधा धन एव वसुदेव। उसके अलावा सर्वदेव, सर्वदा धन एव सर्वदेव। उसके अलावा एक देव, एकदा धन एव एक देव। मतलब ए की मात्रा में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ये आप लोगों को ध्यान देना है जो परिवर्तन होगा। ऐसे में अगर परिवर्तन होगा ना, तो वो वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। समझ में आया ना, ये वाला थर्ड वाला आप लोगों का। चलिए उसके बाद जो ना स्वर संधि के जो चौथा प्रकार है ना, वो यण स्वर संधि हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके परिभाषा को थोड़े से पढ़ो। यण स्वर संधि में ई के बाद ई को छोड़कर कोई स्वर हो तो इसमें ई के स्थान पर या हो जाता है, या ऊ के बाद ऊ छोड़कर कोई स्वर हो तो उसमें ऊ के बाद वा हो जाता है। तो इसके जो परिभाषा है उसको याद रखने की उतना आवश्यकता नहीं है। एक शब्द में अगर मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो ऐसा कोई शब्द दिया जाएगा जिसमें ना संधि विच्छेद में या व नज़र नहीं आएगा। मतलब या शब्द हो गया या व वर्ण जो हो गया ना, ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब इसको रूप में परिवर्तन होगा ना, मतलब संधि विच्छेद करने के बाद जो शब्द आएगा ना, तो उसमें अगर या में परिवर्तन होता है, या व में परिवर्तन होता है, या द्या में परिवर्तन होता है ना, तो वो आप लोगों का यण स्वर संधि कहलाएगा। समझ में आया ना। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ, तब आप लोग को थोड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला ये जो आप लोग का शब्द है यद्यपि, उसको पढ़ो और पढ़ करके इसका संधि विच्छेद करो। तो यद्यपि का अगर संधि विच्छेद करोगे ना, तो पहला जो होगा वो यदि धन अपि। तो यदि धन अपि में आप लोग ये बताओ, धा जो ये अब कन्वर्ट हुआ है, ये जो दूसरा वाला जो वर्ण है वो कन्वर्ट हुआ है, इसमें है क्या संधि विच्छेद में, नहीं है ना। लेकिन जब यदि धन अपि बराबर हम लोग जब संधि विच्छेद करने के बाद इसका जो शब्द को जो परिवर्तन हुआ, इसमें क्या आ रहा है, द्या अलग से आ जा रहा है ना। तो मैंने आप लोग को अभी क्या बताया कि अगर संधि विच्छेद के बाद या में या द्या व में या द्या में अगर कन्वर्ट होता है, बदलता है उसका रूप, तो वो यण स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। दूसरा को देखो, अत्यंत, अति धन अंत बराबर अत्यंत। तो इसमें या है क्या, सबसे पहले आप लोग ये देखो, जब संधि विच्छेद किए हो तो अति धन अंत किया है, लेकिन इसमें जो संधि विच्छेद हुआ है उसमें या नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसके रूप में परिवर्तन हुआ ना, मतलब जो इसका संधि विच्छेद करने के बाद जो आंसर आया ना, उसमें या देखो, बीच में जो ये या है ना, उसमें या में परिवर्तन हुआ है ना, ये वाला अति धन अंत बराबर अत्यंत करके। तो या में अगर परिवर्तन हुआ है ना, तो वो यण स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बात है, इसे आप लोग याद रखोगे तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट शब्द को देखो, अत्याधिक।
अति धन अधिक, इसमें या नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन जब शब्द में परिवर्तन हुआ तो या इसमें देखो अत्यधिक या नज़र आया, तो या में अगर कन्वर्ट हुआ तो क्या कहलाएगा? यण स्वर संधि कहलाएगा। उसी प्रकार से प्रत्यय, प्रतिधन अ बराबर प्रत्यय, बीच में या फिर से कन्वर्ट हुआ ना तो यण स्वर संधि होगा। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, फिर से या में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा? यण स्वर संधि कहलाएगा। इसी प्रकार से ये देखो इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, तो या में परिवर्तन हुआ है तो इसमें भी ये यण स्वर संधि होगा। उसी प्रकार से अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, या में परिवर्तन हो गया तो ये भी यण स्वर संधि कहलाएगा। अत्याचार को देखो अति धन आचार बराबर अत्याचार, या आया है ना जी, इसमें देखो ना या, लेकिन इसमें या नहीं है, तो अगर इसमें या में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? यण स्वर संधि कहलाएगा आप लोगों का। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को छोटे छोटे शब्दों को समझना है, तभी आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, और चाहो ना तो इन सारी चीज़ को ना छोटा सा कॉपी में ना नोट करके रख लो, ताकि एग्ज़ाम से पहले ना आप लोग एक बार पढ़ करके चले जाओ, ताकि आप लोग का भूलो मत ऐसे प्रकार की जो आप लोग का परिवर्तन है उसको। ठीक है, चलिए, जो स्वर संधि के अब जो पांचवा प्रकार है ना वो अयादी स्वर संधि है, ये बात आप लोगों को समझना है। ठीक है, अयादी स्वर संधि को ना सबसे पहला उसका थोड़ा सा इसका परिभाषा को देखो, परिभाषा में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझना है पहले। देखो इसमें जो परिभाषा दी है उसमें क्या क्या है? ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर अर्थात ए ओ को छोड़कर कोई स्वर आए तो, जैसे पहला दिया है ए के स्थान पर आय हो जाता है, दूसरा को देखो ए के स्थान पर क्या होगा? आय हो जाता है, तीसरा ओ के स्थान पर औ हो जाता है, चौथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो देखो अयादी स्वर संधि को जो मैं समझाऊं उसे आप लोगों को बताऊं ना, तो अयादी जो स्वर संधि है ना उसका जो परिवर्तन होगा वो एक शब्द में होगा, मतलब ये छोटा वाला जो शब्द है ना एक और दो शब्द में होगा ना, तो ऐसे आप लोगों को इसको समझना है। ठीक है, अयादी स्वर संधि को ज़्यादा इसमें बड़ा वर्ड नहीं देंगे इसमें। जैसे देखो संधि विच्छेद को चयन, चे धन अन बराबर चयन, सिंगल इसमें देखो ये वर्ण दिया है ना चयन, तो ऐसे आप लोगों को इसको समझना है। ठीक है, दूसरा देखो नयन, ने धन अन बराबर नयन, तो छोटा छोटा जो शब्द में दिया जाएगा ना आप लोगों को, तो वहाँ सही विकल्प में भी दिया जाएगा आंसर को भी, तो ऐसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, जैसे शयन हो गया, शे धन अन बराबर शयन, उसी प्रकार से संचय, सचे धन अय बराबर संचय, तो ऐसे अगर छोटा छोटा जो वर्ड रहेगा ना वो अयादी स्वर संधि के कारण होगा। ठीक है, तो वो ऐसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, जैसे ओ धन आ बराबर औ हो जाएगा, ऐसे भी आप लोग को समझना है। जैसे पवन, पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा, है ना, तो पो में क्या लगा है? तो ओ की मात्रा लगा है ना, और इसमें आ की मात्रा है ना, तो पवन हो जाएगा जी, ऐसे समझ लो। या छोटा वर्ड जो भी रहेगा ना, जैसे ये एक शब्द ये हो गया छोटा वाला ये हो गया, तो ये जो होगा वो अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ऐसे भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे भवन, भो धन अन बराबर भवन, भवती, भो धन अति बराबर भवती, और उसके अलावा हवन तो हो धन अन बराबर हवन हो जाएगा, और उसके अलावा पवित्र, पो धन इत्र बराबर पवित्र, और भविष्य भोधन ईस बराबर भविष्य हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को थोड़े थोड़े समझते हुए चलना है। ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा जो प्रकार है बी जो दिया है ना वो संधि के दूसरा प्रकार है, मतलब व्यंजन संधि जो है ना उसको जानेंगे। इसकी परिभाषा को पढ़ो, वह संधि जिसके प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो व्यंजन संधि को समझने का जो तरीका है ना वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखो जैसे हम लोग स्वर संधि को जो पढ़े ना तो उसमें केवल स्वर में ही परिवर्तन हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, आ से लेकर के आ तक की ही परिवर्तन हो रहा था आप लोगों ने। और जो व्यंजन संधि है ना वो का से लेकर की ज्ञा तक की जो परिवर्तन है वो होगा। ठीक है, इसमें अनार आम का परिवर्तन नहीं होगा, इसमें का खा गा घा ऐसे परिवर्तन होगा ना, तो वो आप लोगों का व्यंजन संधि कहलाएगा। ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। इसको आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ना इसका जो PDF है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू ये जो व्यंजन संधि है कैसे समझना है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जो दिग्गंध जो लिखा है ना उसको पढ़ो और इसका संधि विच्छेद करो। दिक धन अंत बराबर दिग्गंध हो जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहला संधि विच्छेद में देखो, इसमें संधि विच्छेद में का से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब दी क, मतलब लास्ट इसका जो शब्द आ रहा है वो का से हो रहा है ना, और अंत ये जो हो रहा है वो अ से हो रहा है ना, तो का से जो वर्ड स्टार्ट होगा ना तो वो आप लोग का व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे दिग्विजय, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, है ना, तो ये का से स्टार्ट हो रहा है ना जी। देखो लास्ट वर्ड जो है वो इसका दिक,
है ना, क से जो स्टार्ट होगा लास्ट में विजय, है ना, तो ये भी व से स्टार्ट हो रहा है, ये क से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो व्यंजन से आप लोगों का शुरुआती होना, तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसी प्रकार के देखो दिग्भ्रम, दिक धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम, दिग्ञांत, दिक प्लस ज्ञान, इसी प्रकार से दिग्दंत, तो दिक प्लस दिग्गंत जो होगा ना वो आप लोग का दिग्गंत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दिग्हस्ती, तो दिक धन हस्ती बराबर दिग्हस्ती हो जाएगा। तो देखो ना जी, क से शुरू हो रहा है ना, इसका लास्ट वर्ड है ना, दी क से शुरू हो रहा है ना, तो वो आप लोग का व्यंजन होगा, ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। दिग्गज, दिक प्लस गज, उसी प्रकार से दिग्गज हो जाएगा। उसी प्रकार से दिग्वधु, दिक प्लस वधु बराबर दिग्वधु हो जाएगा। त्रिगवेद, त्रिक धन वेद बराबर त्रिगवेद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को थोड़े थोड़े समझोगे ना, तभी आप लोगों का बनेगा, ठीक है। एक और जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू आप लोगों को थोड़े से समझाता हूँ, मतलब जो व्यंजन संधि है ना उसको आप लोग को कैसे समझना है, और थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो लिखा उसको देखो, वागीस, तो वाक धन ईस बराबर वागीस, क से लास्ट में स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ये क जो आ रहा है वो वाक धन ईस बराबर वागीस, ठीक है। तो ऐसे शब्द आप लोग को देंगे ना, तो आप लोग को पहले संधि विच्छेद करना है। वाक धन ईस बराबर क्या होगा, वागीस हो जाएगा। और क से जो स्टार्ट हो रहा है ना वो आप लोग का क्या होगा, तो वो आप लोगों का हो जाएगा व्यंजन संधि। उसी प्रकार से वागांत, है ना, तो वाक धन अंत बराबर वागांत, क से शुरू हो रहा है, इसको बस ध्यान दो ना जी। उसी प्रकार से वाडंबर, तो वाडंबर का क्या होगा, तो वाक धन आडंबर, तो वाडंबर हो जाएगा। तो इसमें क से शुरू हो रहा है ना, लास्ट जो वर्ड है वो। उसी प्रकार से दिगंबर, तो दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, ये लास्ट शब्द को देखो, ये वाला क से शुरू हो रहा है ना। उसी प्रकार से दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन, इसको देखो। उसी प्रकार से वागीश्वर, तो वाक धन ईश्वर बराबर वागीश्वर, है ना। उसी प्रकार से वाकजल, तो वाक धन जल बराबर वाकजल, का से शुरू हो रहा है, इसको देखो ना जी। ऐसे अगर कि स्टार्ट होता है तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा, वो आप लोगों का हो जाएगा व्यंजन संधि, है ना। उसी प्रकार से और अगर देखना चाहो ना, तो इसको देखो, जगदीश, जगत धन ईस बराबर जगदीश, तो ये त से हो रहा है ना, लास्ट में इसका शुरू, है ना। इसको देखो ना जी, ये त से शुरू हो रहा है ना, मतलब जो वर्ड लास्ट में इसका जो शुरू का जो है ना, उसमें अगर व्यंजन से स्टार्ट होना लास्ट वर्ड जो है ना वो, तो वो आप लोग का व्यंजन संधि कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखो भागवत भक्ति, तो भागवत धन भक्ति, त से शुरू हो रहा है ना, ये भी। उसी प्रकार से तदाकार, तत् धन आकार, ये त से हो रहा है ना, लास्ट वाला। उसी प्रकार से उद्गार, उत धन गार बराबर उद्गार, त ये लास्ट में आ रहा है ना। तो ये सारे के सारे आप लोग का क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। ऐसे ही आप लोगों को समझने हैं, ठीक। चलिए उसके बाद लास्ट वाला जो संधि ना, उसको हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग को आप लोगों को कैसे पहचानना, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसके जो ना परिभाषा है उसको पढ़ो। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगर विसर्ग संधि को पहचानना है ना, तो विसर्ग संधि के जो सबसे पहला जो इसका हाईलाइट गुण है ना, वो आप लोगों का इस प्रकार से विसर्ग का जो चिन्ह है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो दो डॉट रहेगा ना, वैसे आप लोगों को देखने के मिलेंगे, तो अब आप लोग को पहचानना है कि ये विसर्ग संधि है, ठीक है। और उसके अलावा जब संधि विच्छेद करोगे तब आप लोग को पता चल जाएगा। इसकी परिभाषा को थोड़े से पढ़ो। ये देखो, विसर्ग का परिवर्तन ना होना, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ के साथ विसर्ग ये जो चिन्ह है ना हो, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क ख ग फ हो तो अपरिवर्तित रहता है, जैसे करके दिया है। आप लोग को ना इसमें जो दिया है ना एग्जाम्पल, उसको पढ़ना है। इसकी परिभाषा को एकदम पढ़ने या रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला देखो, ये प्रातः काल लिखा है उसको, तो प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल हो जाएगा। इसमें देखो, ये आप लोग का दो जो डॉट लिखा है उससे क्या समझोगे, विसर्ग संधि है ना। अगर नहीं भी इसमें अगर की डॉट दिया गया ना, तो अब आप लोग को परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब संधि विच्छेद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो सेकंड में, इसमें देखो पाया धन पान बराबर क्या होगा, देखो संधि विच्छेद में, तो पाया धन पान, ये डॉट देख करके आप लोग इसको ऐसे ही समझ जाओगे कि ये विसर्ग संधि है। अंतः धन करण, अंतः धन पुर, अधः धन पतन, तो ये अधोपतन वाला जो है ना वो सारा चीज़ हो जाएगा आप लोगों का। इसको तो आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे। दिक्कत आप लोगों को ना इसमें आने वाला है, ऐसे वाले वर्ड में, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके जो संधि विच्छेद है उसको करना है। जैसे निष्कारण, जो निष्कारण लिखा है तो कैसे संधि विच्छेद करोगे, निह धन कारण बराबर निष्कारण। निह में क्या रहा है, देखो जो दो डॉट आ रहा है
है ना। तो ऐसा डॉट अगर आएगा ना तो वो आप लोगों का विसर्ग संधि कहलाएगा, ठीक है। जैसे निष्प्राण, निधन प्राण बराबर निष्प्राण, जैसे और निष्काम, निधन काम, निष्भ्रम, निधन भ्रम, दुष्परिणाम, दुधन परिणाम बराबर दुष्परिणाम। तो संधि विच्छेद करते वक्त अगर ऐसे डॉट आए ना तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्फल, तो दुष्फल में क्या होगा, दुधन फल बराबर दुष्फल होगा। तो ऐसे अगर कि डॉट आएगा ना वो आप लोगों को याद रखना है, वो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो ना थ्योरी था केवल इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग ना एमसीक्यू करेंगे ना, मतलब इसका जो सही विकल्प है उसको हम लोग पढ़ेंगे ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा विस्तार पूर्वक और भी कि किस किस प्रकार से आप लोग का प्रश्न बन सकता है और कैसे आप लोगों को और भी पहचानना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रख लीजिए, अभी टाइम लगेगा आप लोगों को चलेगा, जितना प्रैक्टिस अभी करोगे ना उतना ज़्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम में आप लोगों का कोई मदद नहीं करने वाला है, जितना अभी प्रैक्टिस करोगे वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए पूरा देखिएगा, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए आप। सबसे पहला, संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी वाक्य के मेल को, ऑप्शन सी शब्दों के मेल को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहला खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा ही, लेकिन ट्राई कीजिए खुद इसका आंसर देने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्णों के मेल को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने शुरुआती में आप लोग का जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने क्या बताया था, परिभाषा में संधि की परिभाषा जो बता रहा था उसमें संधि किसे कहते हैं, तो संधि जो है वो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये मैंने आप लोग को परिभाषा में फर्स्ट में बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, ये बात आप लोगों को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। संधि क्या है? ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, ऑप्शन बी दो वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द, ऑप्शन सी दो वर्णों के मेल से बनने वाला व्यंजन, या ऑप्शन डी दो वर्णों के मेल से बनने वाला स्वर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार करेक्ट हो जाएगा। संधि क्या है बोला है, ठीक है। जो हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक फर्स्ट पढ़ा था सेम प्रश्न है, ठीक है। थोड़े से इसका जो ऑप्शन है उसको घुमा दिया है, और मैंने आप लोग को बताया था ना कि दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। संधि किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी, या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी संस्कृत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को सबसे पहला जब थ्योरी बता रहा था तभी आप लोग को परिभाषा में बताया था ना कि जो संधि है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है संस्कृत वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था ना फर्स्ट में आप लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, संस्कृत जो शब्द है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी प्रश्न है। इसके बाद ना बाकी जो टॉपिक वाइज है ना वो आप लोगों का स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए। संधि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संधि के कितने प्रकार है बोला है जी, संधि के पूछा है ना कि स्वर संधि लगा के पूछा है। संधि के जो प्रकार है वो केवल 3 प्रकार है। मैंने आप लोग को बताया था ना 3 प्रकार में। सबसे पहला होगा वो स्वर संधि हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो विसर्ग संधि हो जाएगा, और तीसरा जो होगा वो व्यंजन संधि हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था ना स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, संधि के 3 प्रकार हैं। और अगर मैं बोलूँ जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं जी। और स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, ये स्वर संधि के 5 प्रकार होंगे। लेकिन सिर्फ संधि पूछा जाएगा तो 3 प्रकार के होते हैं। ये दोनों के डिफरेंट को आप लोगों को समझने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा संधि का गुण है? ऑप्शन ए, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनती है। ऑप्शन बी, संधि में समास होता है। ऑप्शन सी, संधि का अर्थ अलगाव होता है। या ऑप्शन डी, संधि 2 पदों का योग होता है। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संधि में समास होता है। मैंने आप लोग को थ्योरी में ही शुरू में बताया था कि इसे आप लोगों को नोट करके रखना है बोल के बोला था ना कि संधि में समास होता है लेकिन समास में संधि नहीं होता है बोल करके, ऐसा जो लाइन था उसे नोट करने के लिए बोला था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 जो है ना इनमें से कौन सा संधि के गुण है बोला है, तो जो संधि के गुण है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। संधि में समास होता है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब स्वर संधि से ना रिलेटेड प्रश्न आ गया आप लोगों को, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सभी जो अलग अलग जो हम लोगों ने संधि पढ़े हैं ना तो उनमें से 4-4 5-5 क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लेकर के आया हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब इसके लिए सेकंड क्लास फिर से लाऊंगा ना, मतलब छठा क्लास जो लाऊंगा ना उसमें इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें और किस किस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए केवल 4-5 प्रश्न जो है ना उस टॉपिक में से अलग अलग करके लाया हूँ। तो और आप लोगों को ना 20 से 30 प्रश्न और लेकर आऊँगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा बन पाए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से फिर से पढ़िए। आप लोगों का स्वर संधि में से 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। ऑप्शन बी, स्वर संधि। ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है स्वर संधि वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का आंसर तो ये सामने में ही प्रेजेंट था, जी हाँ। मैंने टॉपिक भी बता दिया, उसमें प्रश्न भी बता दिया, तब तो आप इजीली बता सकते थे। लेकिन आप लोगों का ये जो लाइन है उसको याद रखना है, ठीक है। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो स्वर संधि कहते हैं। मैंने आप लोग को उसमें बताया था ना थ्योरी मैंने जी, आ प्लस आ मिल करके क्या होगा, बराबर आ होगा, है ना। तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो 2 स्वरों के मेल से क्या होगा जी, स्वर संधि ही ना होगा, जी हाँ। आपस में दोनों को मिलकर जब एक वर्ड आएगा तो वो स्वर संधि ही ना होगा। आप लोगों को शुरुआती में बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ना थ्योरी को थोड़े से अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बाहर से और कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। स्वर वर्णों का मेल होता है। ऑप्शन ए, व्यंजन संधि में। ऑप्शन बी, विसर्ग संधि में। ऑप्शन सी, स्वर संधि में। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, स्वर संधि में करेक्ट हो जाएगा। स्वर वर्णों का मेल होता है, तो स्वर वर्णों का मेल केवल स्वर संधि में ना होगा, जी हाँ। मैंने आप लोग को बताया था ना, अ धन आ मिला लोगे तो फिर क्या आएगा, वो आ ही होगा। तो 2 जो स्वर वर्ण है उसका जब आपस में ही मेल होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो स्वर संधि के ना अंतर्गत आ जाएगा जी। जो एक प्रश्न है ना, मतलब पहला प्रश्न है ना, सेम उसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी है, ठीक है। थोड़े से इसका जो ना जो पैटर्न है उसको सिर्फ बदल दिया गया है, बाकी प्रश्न सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, अभी मैंने आप लोग को पिछला प्रश्न में बताया था ना कि 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था ना कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 5 वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। इसमें स्वर संधि पूछा है, अगर केवल संधि पूछा जाता तो 3 प्रकार हम लोग लेते, ठीक है। अगर स्वर संधि करके पूछा है तो 5 प्रकार लेंगे, दोनों को डिफरेंट को आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। ऑप्शन ए महाशय, ऑप्शन बी भूतदार, ऑप्शन सी प्रौढ़ या ऑप्शन डी अजंत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अजंत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है बोला है, जो स्वर संधि शब्द है उसको नहीं है वो पहचानना था। तो जो स्वर संधि शब्द नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर अजंत का अगर आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा अच धन अंत हो जाएगा। क्या होगा? तो अच धन अंत जो है ना वो अजंत कहलाएगा। और इसका लास्ट वर्ड को देखो च से शुरू हो रहा है, मतलब ये व्यंजन हो जाएगा, है ना। ये च जो है वो व्यंजन आ रहा है ना, तो ये व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा ये वाला जो है वो। तो इसमें क्या बोला है? स्वर संधि नहीं है बोला है। तो ये अजंत जो है ना वो स्वर संधि नहीं है। अच धन अंत बराबर अजंत हो रहा है, तो लास्ट में चार है, च जो है वो व्यंजन है, तो व्यंजन संधि ये वाला हो जाएगा। बाकी कौन कौन सा संधि होगा ये बता दे रहा हूँ, या इसको समझने का तरीका या इसको जानने का तरीका। महाशय, महाशय का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? क्या होगा? महाधन आशय हो जाएगा। क्या होगा? महाधन आशय हो जाएगा ये वाला आप लोगों का। तो महाधन आशय बराबर महाशय, यहाँ भी आप लोगों का आ रहा है ना, और यहाँ भी आ रहा है, मतलब महाधन आशय शुरुआती में अधन आ रहा है ना, और अधन अ बीच में दोनों के बीच में है, तो क्या होगा बताया था मैंने आप लोग को? दीर्घ स्वर संधि बताया था ना आप लोगों को। अधन अ आए या आधन आ आए या अधन आ करके आए, दोनों के दोनों आप लोग का क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा, बताया था ना आप लोग का। तो दीर्घ स्वर संधि ये आ जाएगा स्वर संधि के अंतर्गत। और ये जो भूधार जो लिखा है ना, इसका अगर की संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? तो भूधार का आ जाएगा आप लोग का भू धन उद्धार हो जाएगा, है ना। तो भू से क्या हो रहा है आप लोग का? इसमें ऊ आ रहा है, शुरुआती जो मात्रा है वो, और उसके बाद उद्धार भी में ऊ आ रहा है, तो ऊ धन ऊ क्या होगा? ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा ना जी, ये भी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो, प्रौढ़, तो सबसे पहला इसका संधि विच्छेद करोगे तो प्राधन ऊढ़ा आ जाएगा। क्या? तो प्राधन ऊढ़ा बराबर प्रौढ़ हो जाएगा। तो इसका अगर की परिवर्तन करोगे तो प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ हो रहा है, मतलब औ की मात्रा में एक परिवर्तन हो रहा है, देखो ना जी, है प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़, ये जो मात्रा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। और डबल जो मात्रा है उसको मैंने आप लोग को क्या बताया था ना मैंने आप लोगों को कि ये वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ऐसे जब औ की मात्रा आएगा तब बोल करके। तो ये जो शुरू का ए है ना, महाशय और भूधार और प्रौढ़, ये तीनों की तीनों स्वर संधि के अंतर्गत आता है, लेकिन डी जो है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार या ऑप्शन डी पवन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पवन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? और जो स्वर संधि का उदाहरण है वो केवल ऑप्शन नंबर डी है। कैसे? पवन को संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो पो धन अन हो जाएगा। क्या? तो पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा। तो ऐसा जो छोटा वर्ड है वो किस में आएगा बोला था आप लोग का? मैंने बोला था ना कि अयादी स्वर संधि है उसमें आएगा, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा ये वाला। उसके अलावा ऑप्शन ए को देखो, ये क्या होगा? संयोग, सम धन योग। क्या होगा? तो सम धन योग बराबर संयोग होगा, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखो ना जी, सम म से शुरू हो रहा है ना, सम धन योग करके, है ना, तो म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है? व्यंजन है ये, तो व्यंजन संधि ना होगा जी, हैं। और बी को देखो मनोहर, तो मनोहर का अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो इसमें होगा मनः धन हर हो जाएगा। क्या होगा? तो मनः धन हर हो जाएगा। तो ऐसे विसर्ग संधि का जो डॉट लग रहा है इसमें, है ना, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा, मनः धन हर बराबर मनोहर हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना नमस्कार, तो नमस्कार का भी जो होगा ना वो नमः धनकार हो जाएगा। क्या होगा? तो ऐसे न और माँ करके इसमें जो रहेगा ना वो अम की आ जाएगा, विसर्ग का जो बिंदु वो आ जाएगा, और धन करके हो जाएगा कार हो जाएगा, है ना। तो नमः धन कार बराबर नमस्कार, तो ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन को आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है ताकि अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए उसके बाद दीर्घ स्वर संधि के कुछ प्रश्न है ना उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। भूर्जित का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए भूधन अर्जित, ऑप्शन बी भूधन ऊर्जित, ऑप्शन सी भ धन अर्जित या ऑप्शन डी भूधन ऊर्जित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भूर्जित जो शब्द है ना उसका संधि विच्छेद करने के लिए बोला है, और भूर्जित का जो संधि विच्छेद करोगे तो भूधन ऊर्जित हो जाएगा। क्या होगा? तो भूधन ऊर्जित बराबर भूर्जित हो जाएगा आप लोगों का ये। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, और ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ऊ धन ऊ आ रहा है ना जी। हाँ, तो ये ऊ धन ऊ होगा ना, तब आप लोग का दीर्घ स्वर संधि होगा। और पहचानना कैसे है कि ये दीर्घ स्वर संधि है? देखो शब्द को पहले देखो भूर्जित, ठीक है, उसके बाद संधि विच्छेद में देखो भूधन ऊर्जित बराबर भूर्जित, तो इसमें ऊ और ऊ में परिवर्तन हुआ है ना जी। मैंने आप लोग को बताया था ना कि अ प्लस अ में परिवर्तन हो, चाहे आ प्लस अ में परिवर्तन हो, चाहे ऊ प्लस ऊ में परिवर्तन हो, तो ऐसे परिवर्तन सिंपल सा होगा ना, तो वो आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ये मैंने शुरुआती में आप लोगों को बताया था, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का डी जो आंसर है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। देवी धन इच्छा का संधि होगा ऑप्शन ए देवीक्षा, ऑप्शन बी देवीक्षा, ऑप्शन सी देवेक्षा या ऑप्शन डी देवक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा? आप खुद से पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है देवीक्षा वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देवी धन इच्छा बराबर क्या होगा? तो देवीक्षा हो जाएगा ना जी। हाँ, ये बड़ी की मात्रा जो है वो तो सेम के सेम बड़ी की मात्रा हो जाएगा, और ये जो ई है ना वो गायब हो जाएगा और इसमें छा हो जाएगा, है ना। देवी धन इच्छा बराबर देवीक्षा, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। और उसके अलावा ये जो देवीक्षा है वो कौन सी संधि है ये अगर बताऊँ ना, तो ये आप लोग का दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कैसे? तो देवी धन इच्छा बराबर देवीक्षा, मतलब ई प्लस ई में परिवर्तन हो रहा है ना जी। हाँ, देखो ई प्लस ई में परिवर्तन हो रहा है ना, तो ई प्लस ई में परिवर्तन होगा तो वो आप लोग का दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। लोकधन अर्पण बराबर लोकार्पण में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि या ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लोकधन अर्पण बराबर लोकार्पण दिया है, तो इसमें क्या है? सबसे पहला देखो लोक अ से शुरू हो रहे हैं ना जी। हैं, लोक धन क्या हो रहा है? अर्पण, तो ये भी अ से शुरू हो रहा है, तो लोक धन अर्पण, तो अ प्लस अ बराबर क्या होगा? आप लोगों का आ हो जाएगा। तो ये जो अ प्लस आ में अगर कहीं होगा ना तो वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना दीर्घ स्वर संधि ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था ना कि अगर आ प्लस आ करके आ में परिवर्तन हो तो वो आप लोग का दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। ऑप्शन ए मृत्युपरांत, ऑप्शन बी मृत्यु पर्यंत, ऑप्शन सी मृत्योपरांत या ऑप्शन डी मृत्युपरांत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मात्र इसमें जो है ना वो मात्रा का खेल है, आप लोगों को बताना है सही इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मृत्युपरांत जो लिखा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मृत्युधन उपरांत बोला है, तो मृत्युधन उपरांत का जो करेक्ट आंसर होगा ना मृत्युपरांत करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मृत्युपरांत जो शब्द है ना वो आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। कैसे? तो मृत्यु संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? तो मृत्यु लास्ट में क्या रहा है? तो ऊ धन ऊ आ रहा है ना जी। देखो तो ऊ धन ऊ क्या होगा आप लोगों का? तो ऊ धन ऊ मिला करके बड़ा वाला जो ऊ है वो बन जाता है, तो ऊ धन ऊ होगा तो वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना आ ई ऊ ऐसे में जो सेम सेम में अगर परिवर्तन होना तो वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए फिर से अब हम लोग ना गुण स्वर संधि के जो प्रश्न है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसके रिलेटेड दुर्गेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि या ऑप्शन डी यड़ स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गुण स्वर संधि करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे ये टॉपिक को देकर कि आप लोग आंसर लेने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ। आप लोग केवल प्रश्न पे फोकस कीजिए, आप लोग के एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैंने टॉपिक बताने के लिए आप लोगों का ये लाया था, ठीक है, ऐसे आप लोग मत कीजिएगा। ये जो दुर्गेश शब्द है ना वो कौन सी संधि के अंतर्गत है ये आप लोग अपने माइंड में लाइए। कैसे? तो ये दुर्गेश का सबसे पहला अगर कि संधि विच्छेद करोगे ना तो क्या होगा, दुर्ग धन ईश हो जाएगा। क्या होगा? तो दुर्ग धन ईश बराबर क्या होगा, दुर्गेश हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो इसमें क्या परिवर्तन आया दोनों संधि विच्छेद के बाद, दुर्ग धन ईश बराबर दुर्गेश। एक ही मात्रा आ रहा है कि नहीं आप लोग ये बताओ। ये जो ग है उसमें एक ही मात्रा अलग से आ रहे हैं कि संधि विच्छेद के बाद इसमें एक ही मात्रा है क्या, ऐसे नहीं है ना। तो एक ही मात्रा आया है, उसमें मैंने आप लोग को क्या बताया था, अगर कोई ऐसा शब्द जिसमें संधि विच्छेद के बाद अगर एक ही मात्रा, ए की मात्रा या रारेफ रा की मात्रा ऐसे अगर है तो वो गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुण स्वर संधि वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। महर्षि का सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन ए महाधन त्रिषि, ऑप्शन बी महाधन हर्षि या ऑप्शन सी महाधन अर्षि या ऑप्शन डी महाधन त्रिषि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? महर्षि का संधि विच्छेद चुनिए बोला है और महर्षि का जो संधि विच्छेद है ना वो महाधन त्रिषि हो जाएगा बराबर महर्षि हो जाएगा। और ये कौन सी स्वर संधि है अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना तो ये आप लोगों का गुण स्वर संधि आ जाएगा। क्या? तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? तो देखो संधि विच्छेद करके महर्षि को महाधन त्रिषि, लेकिन जब करेक्ट जो इसका आंसर निकालेंगे संधि विच्छेद के बाद ना इसमें रारेफ की मात्रा एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। और मैंने आप लोग को गुण स्वर संधि के जो गुण है वो बताया था ना कि एक ही मात्रा, ए की मात्रा या रारेफ रा की मात्रा ऐसे में परिवर्तन हो तो वो गुण स्वर संधि कहलाता है, बताया था ना। तो ये आप लोगों का गुण स्वर संधि के अंतर्गत ये महर्षि हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना अगर दे दिया जाएगा महर्षि में कौन सी संधि है तो कैसे करोगे आप लोग, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नॉलेज हो पाए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़ो। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सूर्य धन दय, ऑप्शन बी सूर्य धन उदय, ऑप्शन सी सूर्य धन उदय या ऑप्शन डी सूर्य धन उदय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है बोला है, तो सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद करोगे तो सूर्य धन उदय ना हो जाएगा, जी हाँ, तो बराबर सूर्योदय हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो कौन सी संधि के अंतर्गत आता है बताओ ना, तो ये आप लोग का गुण स्वर संधि के अंतर्गत ही आ जाएगा। कैसे? तो सूर्य धन उदय, इसमें इसे मात्रा है क्या, एक ही मात्रा लगा है क्या, नहीं लगा है, लेकिन जब इसको परिवर्तन हम लोग करते हैं तो इसमें देखो एक ही मात्रा लगा हुआ है य में, तो इस एक ही मात्रा जो आएगा वो किसका एग्जाम्पल है या किसका उदाहरण है, वो आप लोग का गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी जड़ संधि या ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब भी ये प्रश्न को हम लोगों ने किया है तो ये प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा आप सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए गुण संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सूर्योदय में कौन सा संधि है, मतलब तो सूर्योदय गुण संधि न होगा जी, अभी आप लोगों को बताया था मैंने। और सूर्योदय का जाकर संधि विच्छेद करोगे तब भी पता चल जाएगा, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, तो एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो रहा है ना बाद में ये वाला जो है वो, तो एक ही मात्रा क्या आएगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। मैंने आप लोग को पिछले जो प्रश्न है उसमें भी बताया था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद वृद्धि स्वर संधि के कुछ जो प्रश्न है ना उसको हम लोग थोड़े से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए वसुधा धन एव, ऑप्शन बी वसुधा धन इव, ऑप्शन सी वसुधा धन इव या ऑप्शन डी वसुध धन इव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वसुधा धन एव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वसुधैव का संधि विच्छेद होगा बोला है, तो वसुधैव का जो संधि विच्छेद है ना वो वसुधा धन ईव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बराबर वसुधैव करेक्ट हो जाएगा। और ये जो होगा वो वृद्धि स्वर संधि का जो उदाहरण है ये भी आप लोग को समझना है। ठीक है, कैसे समझोगे? वसुधा धन एव लिखा है तो वसुधैव हुआ, इसमें क्या परिवर्तन आया? डबल औ की मात्रा आया ना जी। देखो ये औ की मात्रा इसमें धा में आया है ना, और इसमें जब देखो किसी प्रकार की औ की मात्रा है क्या? नहीं है ना। और औ की मात्रा है वो क्या होगा आप लोग का? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है ना होगा जी, मैंने आप लोग को थ्योरी में भी बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महाधन ऐश्वर्य, ऑप्शन बी महाधन ऐश्वर्य, ऑप्शन सी महाधन ऐश्वर्य या ऑप्शन डी महधन ऐश्वर्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, देख के बताइए आप लोग सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। महाधन ऐश्वर्य जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, वो बराबर महेश्वर्य होता है। और महेश्वर्य का संधि विच्छेद पूछा है तो महेश्वर्य का संधि विच्छेद महाधन ऐश्वर्य हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये महाधन ऐश्वर्य होगा, और कौन से संधि के अंतर्गत आएगा ना तो वो आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? तो महाधन ऐश्वर्य दोनों को जो शब्द है ये वाला शब्द महा और ऐश्वर्य शब्द दोनों मिलाकर के अगर इसका परिवर्तन हुआ तो क्या नया परिवर्तन हुआ है? डबल औ की मात्रा आया है ना जी। हाँ में देखो सबसे पहले आप, और डबल जो ऐसे मात्रा है जो औ की वो कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है ना। मैंने आप लोग को जो थ्योरी है उसी में भी बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। महोदर्य संधि विच्छेद में संधि हेतु किन किन वर्णों का मेल हुआ है? ऑप्शन ए आ धन अ, ऑप्शन बी आ धन ओ, ऑप्शन सी अ धन औ या ऑप्शन डी अ धन ओ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, अ धन औ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो महोदर्य है उसमें बोला गया है कि कौन से वर्णों का मेल से बना है बोला है। तो अगर इसका संधि विच्छेद पहले करके देखो, महा क्या होगा? तो महाधन औदर्य होगा। क्या? तो महाधन औदर्य, औदर्य, महाधन औदर्य बराबर महोदर्य हो जाएगा। तो इसमें शुरू का जो शब्द है उसको देखो, तो महा में क्या शब्द छिपा हुआ है? तो आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? तो आ छुपा हुआ है। उसके बाद शुरुआती ये जो शब्द है औदर्य, इसमें शुरुआती शब्द कौन सा है? तो औ है। तो आ धन औ ना होगा जी। ऐसे देखो ना दोनों को, शुरू का जो छिपा हुआ आ है उसको निकालो और लास्ट का जो शुरू शब्द जो दिया है ना, वर्ड जो दिया है उसको देखो सबसे पहला। तो आ धन औ ना होगा जी, ये ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें औ की मात्रा में परिवर्तन हुआ है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। किस संधि के आधार पर देवेश्वर शब्द का गठन हुआ है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि या ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। कैसे? तो ये जो शब्द है केवल आप लोग इसको देखोगे तो आराम से पता चल जाएगा। इसमें देखो दूसरा वाला जो वर्ड है उसमें क्या लिखा हुआ है, औ की मात्रा दिया है ना जी। देखो ना ऐसे करके, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो कि औ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था, वृद्धि स्वर संधि बताया था। उसके अलावा अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करो देवेश्वर्य का, तो सबसे पहला देव क्या होगा, तो देव धन ऐश्वर्य हो जाएगा। क्या? तो देव धन ऐश्वर्य हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो देव धन ऐश्वर्य क्या होगा, तो देवैश्वर्य हो जाएगा आप लोगों का। और इसमें जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, औ की मात्रा में कन्वर्ट हो रहा है ना जी। हाँ आप लोगों का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जो आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से ना प्री डीलेट इंट्रेंस एग्जाम जब तक नहीं हो जाता ना, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे क्लास लेकर आऊँ ना, सारे सिलेबस को प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर पाऊँ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे ताकि आप लोग का आगे की क्लास भी आप लोग ले पाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।